बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपोप्टोसिस एंड इट्स मैकेनिज़्म। एपोप्टोसिस और इसका जो मैकेनिज़्म है, ये बेसिकली एपोप्टोसिस जो है तो इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं कि किस तरह का सेल जो है उसका जब लाइफ स्पेन पूरा हो जाए या किसी वजह से उस पर स्ट्रेस आ जाए और वो किस तरह पे डिग्रेड होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके लिए सेल जो है दो किस्म के पाथवेज को यूज़ करता है। एक को हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं और दूसरे को हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे को डायरेक्ट पाथवे भी कहते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को इनडायरेक्ट पाथवे भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे वो पाथवे है जो कि विच ट्रिगर फ्रॉम आउटसाइड थ्रू रिसेप्टर, जो रिसेप्टर के थ्रू बाहर से वो ट्रिगर हो जाए, स्टार्ट हो जाए, इनिशिएट हो जाए। इंट्रिंसिक पाथवे जो है तो ये ट्रिगर फ्रॉम इनसाइड और यू कैन से फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। इंट्रिंसिक पाथवे जो है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है और फिर फर्दर प्रोसीड होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है इंट्रिंसिक पाथवे को पहले डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक लाइगेंड्स जिसको हम सिग्नल्स भी कहते हैं, जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, दूसरा जो है उसको हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, लाइगेंड्स यहाँ पे एक्सट्रिंसिक के लिए जो एपोप्टोसिस के लिए यूज़ होता है FAS, फास और ट्रायल। ये दोनों दो किस्म के लाइगेंड्स हैं, कोई भी बाइंड हो सकता है या इसके अलावा तो ये दोनों जो है फास और ट्रायल, इसको हम लाइगेंड, सिग्नल, केमिकल मैसेंजर तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रिसेप्टर है तो इस रिसेप्टर को हम FASR, फास R और ट्रायल R कहते हैं। फास रिसेप्टर और ट्रायल रिसेप्टर, यही अगर फास के साथ कंबाइन होगा तो ये फास रिसेप्टर होगा, ट्रायल के साथ कंबाइन होगा तो ये ट्रायल रिसेप्टर होगा। या इसके अलावा हम इसको स्पेसिफिक नाम भी देते हैं जिसको हम फाड वो कहते हैं, फास एसोसिएटेड डेथ रिसेप्टर। फास एसोसिएटेड डेथ रिसेप्टर, यानी अगर ये एक्टिवेट होगा तो डेफिनेटली डेथ होगी सेल की। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें, यहाँ पे रिसेप्टर जो है तो वो कंबाइन हुआ है, लाइगेंड्स जो है तो कंबाइन हुआ है रिसेप्टर के साथ, तो यहाँ पे लाइगेंड रिसेप्टर बाइंड्स। अच्छा, जैसे ही लाइगेंड्स और रिसेप्टर बाइंड हो जाए तो इस रिसेप्टर का जो इंट्रासेल्युलर डोमेन है तो इसमें काइनेज एंजाइम होता है, वो फास्फोराइलेट हो जाता है। काइनेज एंजाइम के फास्फोराइलेशन से ये एक्टिव हो जाता है। जैसे ये एक्टिव हो जाए यानी इंट्रासेल्युलर डोमेन इस रिसेप्टर का, जिसको हम फाट कहते हैं, फास्ट एसोसिएटेड डेथ रिसेप्टर, जब वो एक्टिवेट हो जाए तो इसके ये क्या करते हैं, प्रो के स्पेस। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही काइनेज फास्फोराइलेशन हो जाए तो काइनेज फास्फोराइलेशन क्या करता है, एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रो के स्पेस 8 और 10 एंजाइम को ये कन्वर्ट करता है कि स्पेस 8 और 10 इसमें कन्वर्ट करता है। प्रो के स्पेस 8 और 10 जो है तो ये इनएक्टिव एंजाइम है, इसको हम प्रो एपोप्टोटिक एंजाइम भी कहते हैं। जो कि स्पेस एंजाइम है इसको हम एक्टिव एंजाइम भी कहते हैं, इसको हम एपोप्टोटिक एंजाइम भी कहते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म। के स्पेस एंड 8 और 10 जो है तो ये फर्दर पे दो डायरेक्शन में काम करता है। एक डायरेक्शन तो इसका ये है कि प्रो के स्पेस 3, 6 और 7 को एक्टिवेट कर दें, तो ये प्रो के स्पेस 3, 6 और 7 एक्टिवेट हो जाते हैं के स्पेस 3, 6 और 7 जो कि डायरेक्ट एपोप्टोसिस करते हैं। प्रो के स्पेस 3, 6 और 7 ये कन्वर्ट हो जाते हैं के स्पेस 3, 6 और 7 जो कि डायरेक्ट एपोप्टोसिस करते हैं। यहाँ पे के स्पेस 8 और 10 दूसरी डायरेक्शन में BID इसको कन्वर्ट कर देते हैं TBID में, ये ट्रंकेटेड बिड में, बिड को कन्वर्ट कर देते हैं T बिड में, ये ट्रंकेटेड बिड। ट्रंकेटेड बिड जो है तो ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ पे ये बेक्स एंड बेक दो किस्म के वो कंपाउंड्स हैं उनको एक्टिवेट करवा देता है। उनकी एक्टिवेशन जो है बेक्स एंड बेक की, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स क्रिएट करवा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती है और वहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाती है। एक्टिवेशन ऑफ बेक्स एंड बेक, ये दोनों कंपाउंड जो है ये एक्टिवेशन, ये वाला स्टेप जो है तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों में सेम है, मतलब कॉमन स्टेप है। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है तो वो इस तरह एक्टिवेट होता है कि लाइगेंड और रिसेप्टर आपस में कंबाइन हो जाते। कंबाइन होने के बाद
ये काइनेज इसका जो ICD डोमेन है उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे काइनेज फास्फोराइलेशन हो जाता है, ICD एक्टिवेशन हो जाती है, जो कि प्रोकेस्पेज 8 और 10 को एक्टिवेट करवा देता है केस्पेज 8 और 10 में। केस्पेज 8 और 10 जो है प्रोकेस्पेज 3, 6, 7 को कन्वर्ट कर देगा केस्पेज 3, 6 और 7 में, जो कि एक्टिव फॉर्म है, और वो डायरेक्ट एपोप्टोसिस करवा देता है। दूसरी डायरेक्शन में ये बेड को टी बेड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बेक्स और बैक को एक्टिवेट करवा देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो पोर्स क्रिएट करवा देता है। दूसरा जो पाथवे है दैट इज़ इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में बेक्स और बैक जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही में एक्टिवेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको ट्रंकेटेड बेड एक्टिवेट करने के बजाय यहाँ पे BH3 ओनली प्रोटीन हम उसे कहते हैं, BH3 ओनली प्रोटीन जो है तो इस बेक्स और बैक को एक्टिवेट करवा देते हैं। जब ये दोनों यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए तो जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जब पोर्स क्रिएट हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ख़ास कम्प्लेक्स होता है जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज कम्प्लेक्स कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन जो है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन में है। तो साइटोक्रोम C वो कम्प्लेक्स जो है तो वहाँ से निकल के रिलीज़ हो जाते हैं। तो डिफरेंटली अगर साइटोक्रोम C रिलीज़ होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होगी, सेल के लिए जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप होगा, एनर्जी प्रोडक्शन जो है तो वो भी स्टॉप हो जाएगा, सेल के लिए एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो डेथ की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे साइटोक्रोम C जो है तो रिलीज़ हो जाता है और वो कंबाइन हो जाता है EPOF1 के साथ और केस्पेज 9 के साथ। साइटोक्रोम C, EPOF1 और केस्पेज 9 जो है इन तीनों को कलेक्टिवली हम एपोप्टोसोम कहते हैं, जो कि पिछले साल भी सर ने उस पेपर में पूछा था एपोप्टोसोम। एपोप्टोसोम जो है तो ये साइटोक्रोम C, EPOF1 एंड केस्पेज 9 का कंबाइन नाम है। अच्छा, तो ये एपोप्टोसोम जो है ये जाके प्रोकेस्पेज 3, 6, 7 को केस्पेज 3, 6 और 7 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जो कि डायरेक्ट एपोप्टोसिस करवा देता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक्सट्रिंसिक पाथवे में कि केस्पेज 8 और 10 जो है तो वो प्रोकेस्पेज 3, 6, 7 को केस्पेज 3, 6, 7 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एपोप्टोसोम जो है तो वो प्रोकेस्पेज 3, 6, 7 को केस्पेज 3, 6, 7 में कन्वर्ट करता है, जो कि आगे एपोप्टोसिस करता है। तो इस तरह प्रोग्राम सेल डेथ जो है तो वो स्टार्ट होती है और आगे फिर इसकी जो है सेल जो है तो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी पीसेस कन्वर्ट हो जाती है। ये केस्पेज 3, 6, 7 जो है तो ये फिर आगे जाके DNA की ब्रेक डाउन करता है, उसको उसके बेस पेयर्स में यानी 180 बेस पेयर के फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, जो कि आगे फिर फेगोसाइटोसिस के लिए ईजी हो जाता है।